वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे लेमैन के पर्सपेक्टिव से कि जो ब्लॉकचेन है वो किस तरीके से काम करता है और क्रिप्टो करेंसी इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके की है। करते हैं जिसमें हम सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिजिटल करेंसी एंड अ ब्लॉकचेन। सो ये दोनों डिफरेंट हैं। जैसे कि बिटकॉइन जो है वो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मनी है, मगर जो ब्लॉकचेन है वो डिजिटल करेंसी नहीं है बल्कि वो एक टेक्नोलॉजी है जो कि इनेबल करती है डिजिटल करेंसी की मूवमेंट को, डिजिटल एसेट के मूवमेंट को वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। फर्दर ब्लॉकचेन जो है उसको एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है अक्रॉस द टेक्नोलॉजी, ताकि वो जो इससे रेलेवेंट जो नीड है उसको पूरी कर सके। फर्दर इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए इसका कंपैरिजन करते हैं जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी की और ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन की। तो जो हमारा ओरिजिनल या सॉरी जो ट्रेडिशनल या करंट फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो उसके साथ फिर हम इसको लेके आगे चलेंगे कि भाई इसमें हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं या ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है और इसमें वो क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा क्रेडिबल और ऑथेंटिक समझा जा रहा है। तो लेट्स से कि हमारे पास यूज़र अली है या यूज़र ए है जिसने अपने क्लाइंट को या जो उसका यूज़र बी है जिसको उसने पैसे सेंड करने हैं, मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। वो ये है कि भाई आप वो बंदा और आप उस बंदे के लिए ट्रस्टेड नहीं है, तो आप दोनों को या नंबर ऑफ़ यूज़र जितने ज़्यादा हैं उनको एक ट्रस्टेड एंटिटी या ट्रस्टेड पार्टी चाहिए जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें और उसके थ्रू जो है वो मनी ट्रांसफ़र हो या उसमें कोई इशू है तो फिर वो आप ड्रॉबैक की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक थर्ड पार्टी ट्रस्टेड सिस्टम है जो कि आपसे ट्रांजैक्शन करने के लिए एक तो पूरा प्रोसेस होता है उसको डॉक्यूमेंटेशन का, नो योर कस्टमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस किस्म के फॉर्म्स होते हैं, डिटेल्स होती है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि एक पूरा हेडज होता है और उनको फीस चाहिए होती है। देन आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए कुछ वर्किंग डेज होते हैं और उसके बाद जो है जो रिसीवर है उसको ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिसीव होती है। क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, वो इस सिस्टम को एलिमिनेट करता है, जो क्रिप्टो करेंसी है उस चीज़ को एलिमिनेट करता है बाय यूजिंग ब्लॉकचेन, यानी मेन फोकस हमारा ब्लॉकचेन है। अब जो ब्लॉकचेन इस मसले का हल प्रोवाइड करता है, मसला क्या था, टाइम लगता है, तीसरा आपसे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस जो है वो ली जाती है। तो इस थर्ड पार्टी को उसने एलिमिनेट किया और उसने कहा कि यार मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ जिसमें थर्ड पार्टी की आपको ज़रूरत ना पेश आए, बल्कि आप खुद एक ट्रस्टेड पार्टी बन जाए। उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आप जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट अ थर्ड पार्टी। ठीक है, नंबर टू, आप ट्रांजेक्शन्स जो है इमिजिएटली कर सकते हैं, फास्टर ट्रांजेक्शन्स होंगी आपकी। और जो आपको फ़ी चार्जेस आप पे पड़ते थे, आपको पे करने पड़ते थे थर्ड पार्टी को, हम उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। देयरफॉर जो आपका ब्लॉकचेन है या जो डिजिटल करेंसी है, जो ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन है, वो पॉपुलर हो रहा है और लोग उसकी तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। उसकी बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन है ब्लॉकचेन की। अब ब्लॉकचेन जो है वो इस इशू को रिजॉल्व कैसे करता है, उसके लिए सबसे पहले हमें इसका एक कॉन्सेप्ट समझना है जो कि है ओपन लेजर। लेजर तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि भाई लेजर में एंट्रीज़ होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इसमें भी एंट्रीज़ होती हैं उनकी जो कि इस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब जब डिजिटल करेंसी बनी, हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करते हुए क्रिप्टो करेंसी की। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ तो इसके इनिशियल स्टेजेस में जो फर्स्ट कॉइन्स थे उनको हम जेनेसिस कहते हैं। यूज़र ए के पास जो कॉइन है इसमें उसके पास एक $15
कि जो हमारी पेपर करेंसी है उसके इक्वलेंट उसके पास कॉइन्स अवेलेबल हैं, या हम कहते हैं उसके पास जो है सिस्टम में $15 अवेलेबल हैं। और ये जेनेसिस यानी जो अर्ली कॉइन्स थे उनको उनको उनके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। उसने ये अपने दूसरे पार्टिसिपेटिव सिस्टम का जो है उसको ट्रांसफ़र किए, जो कि बी है। तो पहला जो ब्लॉक बना, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉक का, चले मैं इसको एंट्री का नाम दे देता हूँ, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक ही चीज़ है। हम आगे चल के डीप डाइव करेंगे कि ब्लॉक क्या होता है, इसमें नहीं, हमारे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। जब इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हुए यूज़र ए ने यूज़र बी को ट्रांजैक्शन परफॉर्म की, तो एक एंट्री होगी किसमें, हमारे लेजर में। इसी तरह जो हमारे डिफरेंट यूज़र्स हैं, जैसे कि बी है, उसने कहा कि यार मेरे पास तो $60 हैं और मैं इसमें से $5 जो है, जो भी पर्पज़ है परचेजिंग चल रही है डिजिटल वर्ल्ड में, तो उसका यूज़ करते हुए इसने ट्रांजैक्शन की सी को। अब उसकी एंट्री भी इसी तरह मेंटेन होगी। देन ऑन सो ऑन जितने भी इसमें यूज़र्स जो हैं वो ज्वाइन होते रहेंगे, पार्टिसिपेट करते रहेंगे। जब वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वो इस लेजर का पार्ट बनती जाएंगी। देयरफॉर उसको क्या कहते हैं, इसको लेजर कहते हैं। मगर हम तो बात कर रहे थे ओपन लेजर की, तो इसको ओपन लेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तमाम पार्टिसिपेंट जो इस नेटवर्क का या इस सिस्टम का पार्ट हैं, उनको चेन ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें मिल रही होती है। ठीक है, यानी ये पब्लिक है, ओपन है टू एवरीवन। एवरीवन कौन, जो इस सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा इसमें जो फर्दर चीज़ें मिल रही हैं, जो फर्दर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो ये है कि इस नेटवर्क में मौजूद हर पार्टिसिपेंट को पता होता है कि मनी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, किस बंदे के पास कितने पैसे जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्या अमाउंट उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें हर यूज़र ये भी डिसाइड कर सकते हैं क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड भी है या वैलिड नहीं है। वो कैसे, इसे इस पूरे सिस्टम में आपको पता चल रहा है कि ए है, उसके पास स्टार्टिंग में $15 थे, देन उसने आगे ट्रांजैक्शन स्टार्ट की। तो अगर वो कुछ और ऐसी ट्रांजैक्शन कर देता है, जैसे कि ए ने एक ट्रांजैक्शन की सिस्टम में $25 की, तो पूरा सिस्टम देख लेजर को स्टडी करता है हर यूज़र, और उसके पास एक ओपन लेजर मौजूद है, और उसकी बेस पर वो डिसाइड कर सकता है या वैलिडेट कर सकता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो इनवैलिड है। अब तक हमने ये समझा कि भाई जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें एक सेंट्रलाइज एंटिटी है जिसको हम थर्ड ट्रस्टेड पार्टी कहते हैं। ब्लॉकचेन के इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ करते हैं। डिजिटल करेंसी जो थी, जो है, उसने उस सिस्टम में ये है कि आपके पास अब वो थर्ड जो सेंट्रलाइज एंटिटी है, सेंट्रलाइज बॉडी है, या जिसको हम थर्ड ट्रस्टेड पार्टी का नाम देते हैं, वो उसमें नहीं है, वो एलिमिनेट हो गई। तो अगर हम अभी जो हमने सिनारियो समझा है ओपन लेजर का, उसको देखते हैं, तो उस पर यह बात पूरी नहीं उतरती, क्योंकि अभी भी आपके पास एक लेजर है, ओपन लेजर है, चलो ठीक है, मगर ये भी क्या है, ये भी एक सेंट्रलाइज एंटिटी है, एक सेंट्रलाइज लेजर है। सो तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन लेजर का, कि ब्लॉकचेन में डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन लेजर जो है वो यूज़ होता है, सेंट्रलाइज लेजर यूज़ नहीं होता। वो जस्ट आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए था कि यार इस तरीके से लेजर पॉपुलेट होता है, बिल्ड होता है, मेंटेन होता है, जिस पे भी हम फर्दर और भी बात करेंगे। तो हमने बात की कि यार थर्ड पार्टी ट्रस्टेड एंटिटी जो है वो अब नहीं है, एक सेंट्रलाइज एंटिटी भी नहीं है। हर यूज़र जो है वो खुद एक ट्रस्टेड पार्टी है। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि हर यूज़र के पास अपना एक लेजर होगा, जो इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले हर यूज़र के पास सिंक्रोनाइज्ड होगा, सेम होगा। तो ये आपके पास अब उसकी फर्दर डिटेल आ गई कि अब इस सेंटर में नहीं है, बल्कि हर यूज़र के पास, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूज़र ए के पास सेम लेजर मेंटेन है, और यूज़र सी के पास, बी और डी के पास भी सेम लेजर मेंटेन होगा। अब इसको सिंक्रोनाइज किस तरीके से रखा जाता है, या ये सेम कैसे रहता है, इसके चेक एंड बैलेंस क्या होते हैं, या ये पॉपुलेट किस तरीके से होता है, इसमें वैलिडेशन क्या है, और ये यूनिक किस तरीके से रहता है, तो इस पर हम ज़रा अब बात कर लेते हैं। देखें, इस सिस्टम में हमने अब तक अंडरस्टैंड किया कि एक यूज़र होगा जो कि ट्रांजैक्शन सेंड करता है या रिसीव करता है। इसमें अब एक और रोल अब आप ऐड कर ले, जिसको हम माइनर कहते हैं। माइनर इस सिस्टम का वो पार्टिसिपेंट है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये भी होती है कि क्या एक यूज़र जो है वो सिर्फ यूज़र ही हो सकता है, या वो माइनर ही हो सकता है, या वो दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये कि वो दोनों हो सकते हैं।
हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है जिसमें 4 पार्टिसिपेंट हैं, और इस सिस्टम में हम सी और डी जो है उसको कंसिडर करते हैं कि ये पार्टिसिपेंट यूज़र भी हैं और माइनर भी हैं। अब माइनर क्या होता है, उसको माइनर क्यों कहते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखें, ए ने बी को एक अमाउंट ट्रांसफ़र किया, इसी तरह बी ने सी को ट्रांसफ़र किया, तो वो तो आपको नज़र आ रहा है कि यार इन चारों के पास ये मेंटेन हुआ है। क्या मेंटेन हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ठीक है। और एक चेन बनी हुई है, एक चेन आपको नज़र आ रही है कि ए ने बी को ट्रांसफ़र किया 10, देन बी ने सी को ट्रांसफ़र किया 5, ठीक है। और इन दोनों के दरम्यान में एक चेन बनी हुई है, यानी ये दोनों दो ब्लॉक्स हैं और वो चेन हुए हुए हैं। जब ब्लॉक चेन का पार्ट बनता है तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक चेन, और ब्लॉक को चेन में ऐड करने के लिए वैलिडेशन और उसकी यूनिक की का होना ज़रूरी है, ठीक है। सो अब यूज़र बी जो है उसने सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जो कि उसने डी को परफॉर्म की। अब जब ये परफॉर्म करता है तो वो सिस्टम में ब्रॉडकास्ट कर देता है कि यार ये एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक अभी बनने के फेज़ में है, मगर ये कैसे बनेगा उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बी ने जब ट्रांजैक्शन की तो उसने पब्लिश कर दिया कि यार मैंने इतना अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, और ये उसने ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट इन तमाम पार्टिसिपेंट्स को रिसीव होगी जो इस सिस्टम का, इस नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। मगर उनमें से वो पार्टिसिपेंट्स जो कि माइनर हैं, यानी जिनके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं और जिनको वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। कैलकुलेशन किस चीज़ की होगी? देखें, ब्रॉडकास्ट हुई, सबको रिसीव हुई। अब माइनर 1 है, 2 है, 50 है, एज मैनी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सबको ये रिसीव हुई, अब वो फ़ौरन ही इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर देंगे। क्या करेंगे? देखें, जो माइनर होता है उसने दो काम करने होते हैं। एक, उसने इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना होता है कि यार ये वैलिड ट्रांजैक्शन है। नंबर टू, उसने एक स्पेशल की जनरेट करनी होती है जो कि यूनिक हो, ठीक है, जिसकी बेस पर ये चेन का पार्ट बनेगा। क्या? ब्लॉक जो है, जो कि बी ने डी को $5 या जो भी आपका अमाउंट है, वो जो सिस्टम में आप देख रहे हैं, हमारे केस में वो हम डॉलर को देख रहे हैं, तो वो इसने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें हमने अज्यूम किया था कि भाई डी और सी जो है वो दोनों क्या है, वो माइनर है। तो वो अपनी माइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, और उनमें से जो भी पहले इसका रिज़ल्ट लेकर आएगा उसको ये सिस्टम एज अ रिवॉर्ड एक कॉइन पेश करेगा, ठीक है। यानी जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें भी फ़ीस होती है। हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड स्लाइड में ये बात की थी कि जो आपका ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी आपसे फ़ीस लेता है, तो ये सिस्टम भी आपसे फ़ीस लेता है। चाहे वो बिटकॉइन है, इथेरियम है, XYZ और हैं, वो आपसे फ़ीस लेते हैं, मगर वो चीपर हैं, बल्कि हम कह सकते हैं वो चीपेस्ट हैं अपने वैल्यू के हिसाब से। सो ये सिस्टम जो है उसको रिवॉर्ड कर देगा, और इसी तरह इस सिस्टम का एक नया कॉइन भी बनता है। सो हम अज्यूम करते हैं कि भाई डी ने सबसे पहले जो है वो एक की जनरेट कर ली। अब वो क्या करेगा? वो इस ब्लॉक को ऐड करेगा और उसको वैलिडेट करेगा, ठीक है। अब तो आप देखें कि एक चेन जो है वो आ जाएगी, और ये इस ब्लॉक चेन का पार्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल एज पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग है कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है। जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में एग्जांपल के तौर पे देखते हैं डिजिटल करेंसी को या क्रिप्टो करेंसी को, तो उसमें जो ब्लॉकचेन है वो किन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके काम करता है, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई सबसे पहले आपके पास जो है वो एक ओपन लेजर है। देन हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई वो ओपन लेजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, और उसमें ब्लॉक्स को जो है वैलिडेट किया जाता है और उनकी यूनिक कीज़ जनरेट की जाती है, जिसकी बेस पर वो चेन का पार्ट बनते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास ब्लॉकचेन जो है वो इस तरीके से काम कर रहा होता है, जिससे आपको मनी ट्रेल किस इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हुए किस यूज़र ने किसको पैसे भेजे हैं, और इसके अलावा किस यूज़र के पास कितने पैसे हैं, कितना अमाउंट है, कितनी मनी है, वो आपको इस सिस्टम में मालूम हो रहा होता है। रोल्स प्ले कर रहे हैं वो क्या हैं, तो उसमें मेजर रोल आपके पास एक तो यूज़र होता है, और आपके पास इस नेटवर्क में मौजूद माइनर होता है जो न्यू ब्लॉक्स को ऐड करवाने में, उनको वैलिडेट करवाने में और ब्लॉकचेन का पार्ट बनवाने में अपनी कंप्यूटेशनल पावर को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। ये एक से ज़्यादा होते हैं, और जैसे ही उसमें से उनमें से जो कोई भी माइनर फर्स्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो सिस्टम उसको रिवॉर्ड करता है। क्या रिवॉर्ड करता है? जो ट्रांजैक्शन में
फ़ीस इंक्लूडेड थी, यानी नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या कोई ऐसा टॉपिक हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिजिटल फॉरेंसिक्स से रिलेटेड, और डोमेन्स हैं कंप्यूटर साइंस की, उससे रिलेटेड, सो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह उस पर एज सून एज पॉसिबल आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एंटरटेन करेंगे। फर्दर मोर ये है कि हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, आप हम हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेशंस करनी है, कोई ट्रेनिंग्स वगैरह करनी है, 1-to-1 ऑनलाइन या 1-to-many, तो वो भी अवेलेबल हैं। आपकी कोई प्रोडक्ट वगैरह है जिसको आप डेवलप करवाना चाह रहे हैं, वेब ऐप, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, या आपका नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्यूरी है, सो मोस्ट वेलकम। आप हमें ईमेल करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।